नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विथ अंकित परिवार पे। और मिशन खाकी के तहत मैं आप सभी के लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। और इसमें प्रश्नों की संख्या होती है अपनी 50। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएं और देखते हैं कि इस 50 में से आप सभी कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। और आज का हम कट ऑफ जो रखेंगे वो रहेगा 40। यानी कि 50 में से 40 अगर आप सही करते हो तो फिर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, तो तैयार हो सभी? करें शुरू। सभी एक बार अपने स्तर पर सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है ना? जितने भी लोग हैं सभी सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। और फिर करते हैं शुरुआत बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है? मजा बहुत आएगा। बफरिंग हो रही है क्या? चलिए करें, शुरू करें। अब बफरिंग को लेकर काम हो रही है, थोड़ी सी नेटवर्क में समस्या आ रही है। यहाँ से तो सही जा रहा है ना, पूरा ग्रीन सिग्नल है। ये 20 नहीं लिखा है पागल लड़के। इसका पेन कहाँ गया? इसका मतलब है कि टोटल हम 20 सेट करेंगे। 20 में से आज पांचवी सेट है, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे मत समझो इसका मतलब, कि इसका मतलब 20 हुआ। ये 20 सेट की बात हो रही है, टोटल हम 20 करेंगे। और आज जो होने वाली है ना, ये है आपकी पांचवी। ठीक है, टोटल प्रश्न यहाँ पर होंगे आपके 50। ठीक है, तो चलिए, चूंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो सेशन को हम करते हैं जल्दी से शुरुआत। और प्रयास करना कि सबके मैक्सिमम आंसर जो हैं वो यहाँ पर सही हो। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, तो ये आज का पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है? 7वें, 9वें, 10वें या फिर 8वें? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न हैं और ये सारे, इसमें से 50 में से तो 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर है ना, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में पूछे गए हैं डायरेक्टली। ठीक है ना? चलो, यहां पर सभी ऑप्शन सी के साथ जा रहे। सी है 10वां, बहुत बढ़िया। जो हमारे यहाँ पर 10वां मंडल है ऋग्वेद का, किसका? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? तो यहां पर देखने को मिलेगा आपका पुरुष सूक्त। ठीक है, यहां पर देखने को मिलेगा आपका कौन सा? तो पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में पहली बार देखा जाए तो 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। क्या बताई गई इसमें? तो इनकी जो उत्पत्ति जो हुई है, ये कहां से हुई है? तो ये हुई है एक आदि पुरुष से। कैसा पुरुष है? आदि पुरुष, जिसे है ना कई किताबों में आपको ब्रह्मा भी देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से क्या हुआ है? इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे ब्रह्मा के अंगों में देखा जाए तो मुख है ना, मुख से देखा जाए तो ब्राह्मण का, ठीक है, मुख से देखा जाए तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। भुजा से देखे तो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ठीक चल रही है ना क्लास? यहां पर सही चल रही है, ठीक है ना? अब बफरिंग नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है तो एक बार अपना नेट भी अवश्य ही चेक करें, ठीक है ना? तो भुजा से क्षत्रिय, फिर देखे तो जंघा, जंघा से कहा? तो जंघा से देखे तो वैश्य। और जो पैर है, पैर से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर ले ऋग्वेद की। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में अगर आपसे पूछ ले कि मंडल कितने हैं तो टोटल 10 मंडल है। ठीक है, टोटल 10 मंडल हैं। अगर सूक्त पूछ ले तो आप बताओगे 1028 सूक्त इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, अगर पूछ दे कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहां पर
क्या बताओ फटाफट, है ना। ऋग्वेद की रचना किसने की। अब देखो एक यहां पर क्वेश्चन पूछ जाता है आपके, है ना, मंडल में ही तीसरे मंडल से, है ना, जो इसका तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल से क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, क्या पूछ जाता है कि जो गायत्री मंत्र है ना, जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके कहाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, है ना। और इस गायत्री मंत्र का एक बार पूछा गया है कि इस गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है ना, ये तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नौवां मंडल देखे तो नौवां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है ना, सोम को समर्पित है आपका क्या चीज, नौवां मंडल। गाय को अघन्या कहा गया है। तो बहुत लंबा टॉपिक अपने आप में है ना, अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक ये हो जाता है। अगला देखो कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, कुछ युग्म दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। ठीक, क्या विचार करना है, देखो एक तरफ दिया है यहाँ पर बहुत सारे सत्याग्रह और एक तरफ दिया गया है इसके टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो पहला कह रहा है चंपारण सत्याग्रह, कह रहा है कि 1917 टाइम दिया है। खेड़ा सत्याग्रह 1918, मोपला विद्रोह 1921 और चौरी चौरा कांड 1922। और इसके आधार पर पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने सही सुमिलित है, 1 2 3 या फिर सभी चारों यहां पर सही सुमिलित है, बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। और प्रश्न का लेवल बहुत तगड़ा है, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए डी के साथ सभी लोग यहां पर जा रहे हैं ना, सभी यहां पर ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। आओ यहां पर हम देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आप सभी को पता ही है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है ना, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह। ठीक है, और ये इसमें सफल भी रहते हैं 1917 में, वो ये बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर ले तो गांधी जी का अगला यहां पर रहता है। ठीक है, 1918 में, ये भी बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह की बात करें तो ये 1921 में होती है, कहां पर, तो केरल में होगी। ठीक है, केरल में भी कहां, तो जो आपका मालाबार का क्षेत्र है वहां पर ये आपका विद्रोह होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी टाइम। और चौरी चौरा कांड आप सभी को पता है 1922 में होता है, कब, 4 फरवरी को, है ना, 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा ही जला दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। और इसी को आधार बनाते हुए गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, कौन सा, तो जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, इसको इन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, वापस गांधी जी ने इस आंदोलन को ले लिया 12 तारीख को। ठीक, तो यहां पर देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही सही हैं। और पूछ रहा है कितने सही है, तो भैया यहां पर चारों के चारों क्या हैं, चारों के चारों यहां पर सही हैं। ठीक है, चारों के चारों यहां पर सही है, ऑप्शन डी वाले सभी बिल्कुल सही थे। ठीक, चलो बढ़िए आगे। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, बताएंगे। हु वाज द नवाब बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर नजमुद्दौला, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मुझे पता था कि सारे यही कांड करोगे, है ना, मुझे पता था कि सारे के सारे इसमें कांड ही करेंगे, और इसीलिए इस प्रश्न को मैंने विशेषता से रखा है कि भैया रखना ही रखना। ऑप्शन मैंने ऐसे बना दिया कि सभी कांड कर गए, और कांड का मतलब क्या, सबकी भैंसिया जो है वो कहाँ चली गई, वो चली गई पानी में। रुको लो बबुआ, रुको लो, देख लिया। बक्सर के युद्ध कब भइल रहे, बक्सर के युद्ध के बात कल जाओ तो बक्सर के युद्ध भइल कब रहे, ई भई रहे अक्टूबर के महीना में 1764 में, 22 और 23 अक्टूबर 1764 को हुआ है। अब देखो इससे पहले हमने एक युद्ध देखा था 1763 में, जिसे हमने बोला था उदवा नाला का युद्ध, याद आया सभी को। 1763 में एक युद्ध हुआ था जिसे हमने नाम दिया था कौन सा, उदवा नाला का युद्ध, याद आया। अब कईयों के आंसर जो हैं वो बदल जाएंगे। उदवा नाला का युद्ध जो हुआ है ये कब हुआ, ये 1763 में हुआ, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें मीर कासिम पराजित होता है, अपना जान बचा के कर्मनासा नदी को पार करके अवध पहुंचता है।
और इसमें मीर कासिम की पराजय के पश्चात बंगाल का फिर से नवाब किसको बना दिया जाता है? मीर जाफर को। तो अंग्रेज 1760 में मीर जाफर को हटाएंगे, मीर कासिम को शासक बनाएंगे, लेकिन जब मीर कासिम यहां से चला जाता है, भाग जाता है जान बचा के, तब मीर जाफर को फिर से शासक बनाया जाता है। और क्वेश्चन यही तो पूछा है कि बक्सर के टाइम पीरियड पर कौन शासक था, तो अब क्या आंसर आना चाहिए? अब आंसर आना चाहिए आपका मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को अंग्रेज दोबारा शासक बनाते हैं, और जिस समय ये बक्सर का युद्ध होगा उस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था, ना कि मीर कासिम। तो 1763 में ही भाग गया था। ठीक है, कोई है 2-4 भी जिसने इस आंसर को सही जवाब दिया हो? ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब बक्सर के युद्ध में पूछा जाता है किसके बीच में होगा, तो एक तरफ से अंग्रेज, ठीक है, और दूसरे तरफ से अब यही मीर कासिम कहा जाता है अवध, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मगध का शासक कौन? शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर बनाएंगे एक संयुक्त सेना। क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे संयुक्त सेना। लगभग 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे, और लेकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए पटना की ओर बढ़ते हैं। पटना से अंग्रेज आते हैं, दोनों का सामना बक्सर में होता है, इसी को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और इसमें देखा जाए तो अंग्रेज क्या होंगे? अंग्रेज हो जाएंगे विजयी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों में जो यहाँ पर सैन्य कमांडर था, है ना, सेनापति था, ठीक है, अंग्रेजों का सेनापति जो था कौन था? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे हेक्टर मुनरो, है ना। कौन था? तो हेक्टर मुनरो यहाँ का क्या था? शासक था। और संयुक्त सेना को लीड कौन कर रहे थे? 3 लोग, मीर कासिम, है ना, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, है ना। फिर भी ये क्या होंगे? पराजित होंगे। और इसी का रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा इलाहाबाद की संधि, है ना। तो 1765 में एक संधि होगी जिसे कहा जाएगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, 2 संधि होगी, 12 अगस्त और 16 अगस्त को, एक सुजाउद्दौला के साथ, एक शाह आलम द्वितीय के साथ। और इसी के माध्यम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाएगी, और यहीं से भारतीयों का शोषण शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 44वां, 42वां, 73वां या फिर 86वां? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना शब्द जो है ना, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, ये किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सभी बी के साथ जा रहे। 42वां, बहुत बढ़िया। 42वां संविधान संशोधन ये कब यहां पर लाया गया? तो आप सबको पता ही है, जब देश में इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है ना। 1976 के टाइम पीरियड पर 42वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके माध्यम से अब तक का सबसे ज्यादा यहां पर परिवर्तन किए गए संविधान में। इस कारण से इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी के माध्यम से, है ना, एक बार हमने क्या किया? प्रस्तावना में भी संशोधन किया। ठीक है, प्रस्तावना में हमने क्या किया? संशोधन किया। और इसके तहत हमने 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? हमने कई बार चर्चा यहां पर कर लिया। ठीक है, यहां पर 3 शब्द जोड़े गए। एक कौन सा? एक है यहां पर समाजवादी। ठीक है, एक क्या है? एक हमारा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ठीक है, तो समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और तीसरा शब्द जो था वो था अखंडता, है ना। तो ये 3 शब्दों को हमने क्या किया? अपनी प्रस्तावना में जोड़ा हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहते हैं। ठीक, इसी के तहत देखा जाए तो हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े। क्या जोड़े? हमने जोड़ा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये जो मौलिक कर्तव्य है इसकी सिफारिश किसने की थी, है ना। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किसने की थी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे स्वर्ण सिंह समिति, है ना। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया। कहां पर जोड़ा गया है? तो ये है आर्टिकल 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछे तो 11 है, ध्यान रखना। ठीक है, वही बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो इसके माध्यम से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का जो हमारा अधिकार था, पहले क्या था? पहले था ये फंडामेंटल राइट, इसको हमने क्या बना दिया? तो इसको हमने कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार हमने बना दिया। और इसको कौन से अनुच्छेद में हम रख दिया? हमने कौन से अनुच्छेद में रखा है? बहुत बढ़िया, है ना,
अनुच्छेद 300 ए में। तो अब यह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, कानूनी अधिकार है। कानून हमें अधिकार देता है कि हम संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार जब चाहे तब हमारी संपत्ति को ले सकती है, ठीक है ना। अगला देखो, कथन दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, और कारण दे रखा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और इसके आधार पर आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा, कैसे आप लोग पीडीएफ ढूंढते हो, है ना। क्लास समाप्त होने वाला होगा ना, तो एक बार कमेंट करना कि सर जी एक बार दिखा दो पीडीएफ कहाँ दिखता है, मैं दिखा दूंगा यही लाइव में ही, ठीक है ना। आर सही है, ए गलत है। आओ देखते हैं, है ना। कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ यहां पर आर सही है, डी के साथ जा रहे हैं। आओ देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, देखो कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और इसका वर्णन आप सभी को कहां पर देखने को मिल जाएगा, है ना। इसका वर्णन आप सभी को कहां पर देखने को मिल जाएगा, तो आर्टिकल 79 में। ठीक है, आर्टिकल 79 क्या कहता है, हाँ बताता है भैया कि भारत का एक संसद होगा, और ये संसद किससे मिलकर बनेगा, तो हमारी दोनों सदन यानी कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रपति, है ना। तो ये तीनों ही क्या है, तीनों ही संसद के अंग हैं। तो पहला कथन जो है ये हमारा सही है। कारण कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी तो बिल्कुल सही है। कानून, है ना, अगर कुछ भी बनाना हो तो विधेयक या तो लोकसभा में हम प्रस्तावित करेंगे या राज्यसभा में। जब दोनों से पास हो जाएगा तो फाइनल जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं तभी कोई विधेयक कानून बनता है, अन्यथा की स्थिति में वो कानून बनेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब बात करें इसकी व्याख्या कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। अगर ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होता तो इनको हम संसद का भाग क्यों ही बनाते, है ना। तो यहां कहीं ना कहीं कारण जो है वो कथन का व्याख्या कर रहा है, और व्याख्या कर रहा है तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पावर की बात करिए आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आर्टिकल 111, है ना। आर्टिकल 111 पढ़ोगे तो यहां पर सारी किस तरीके से यहां पर विधेयक कानून बनता है, सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। अब बात करें राष्ट्रपति के बारे में, है ना। राष्ट्रपति के बारे में अगर कुछ पूछ दे तो क्या बोलोगे, है ना। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है ये, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, साथ ही साथ देखा जाए तो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है यानी कि भारत का राजा मान लेंगे, है ना। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है, और आर्टिकल 123 तो बार बार पूछा ही जाता है। 123 क्या है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो एक बार नहीं कई बार आप सभी से पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना। डेल्टा बनाती नहीं पूछ रहा, डेल्टा नहीं बनाती है। और एक है आपकी गंगा, गोदावरी, ताप्ती और महानदी। इन तीनों नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये आप सभी को यहां पर बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, चलो बहुत बढ़िया, है ना। जितने लोग सी के साथ जा रहे हैं सभी बिल्कुल सही हैं। और नदी जो है वो कौन सी है, वो है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, अब नदियों की बात करें तो दो प्रकार की नदियां हैं। एक जो अपना जल गंगा में गिराती हैं, और जितनी नदियां गंगा में अपना जल माफ करना, बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां आपकी जल गिराती है, चूंकि इधर ढलान ज्यादा है, और ढलान ज्यादा होने के कारण ये अपने साथ साथ गाद भी वहां पर गिराते चली जाती है ना, और उसको फैलाती चली जाती है। तो इससे क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। और हमारा क्या है, गंगा नदी जो है उसके द्वारा जो डेल्टा बनाई गई है वो कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा है। ये एक बार नहीं बार बार इसके बारे में पूछा जाता है। अब वैसी नदियां जो अरब सागर में, है ना, वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है ना, अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो वहां पर क्या है, ढलान बहुत ज्यादा है, और ढलान बहुत ज्यादा होने के कारण वो गाद को इकट्ठा नहीं करती, वो डायरेक्टली समुद्र में डाल देती है ना, फेंक देती है, जैसे छत से फेंक दिया आपने,
ठीक है, तो वैसे ये फेंक देती है और इस कारण से ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्वार नदमुख। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी नदियां अरब सागर में जल गिराती है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कारण क्या है? तीव्र ढलान होने के कारण। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब यहां पर देखा जाए गंगा गोदावरी महानदी, ये सभी अपनी जल कहां पर गिराती है? बे ऑफ बंगाल में गिराती है। तो ये सब के सब क्या करती है? डेल्टा बनाती है। और डेल्टा की बात आ गई तो सुंदरवन डेल्टा की हम चर्चा ना करें तो फिर क्या होगा? ये लेक्चर अधूरा रह जाएगा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा ना, सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदी बनाई? तो एक तो गंगा हो गई और दूसरा में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक, अब ये नदी जो है ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ बहती है, तो ये ध्यान रखना पश्चिम की ओर इसका क्या है? बहाव है ना, पश्चिम की ओर क्या है? इसका बहाव है। तो फिर पूछ सकता है क्या ताप्ती के अलावा और भी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है? बिल्कुल, है ना, नर्मदा, माही, लूनी, है ना, इसके अलावा कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, फिर यहां पर क्या है? माही है, लूनी नदी है, ये सब क्या है? ये भी नदियां जो हैं वो कहाँ? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या फिर कलसूबाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आप सभी से पूछी जा रही है, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, बी के साथ सब जा रहे हैं, है ना, ऑप्शन बी के साथ सभी लोग जा रहे हैं। और सेशन को लाइक शेयर करें, बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। ठीक है ना, चलो बी के साथ जा रहे हैं, अनाईमुड़ी, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है? वो है आपकी अनाईमुड़ी। कितनी ऊंचाई है? तो यह है 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई देखी जा सकती है। कहां पर है ये? तो ये है केरल राज्य में, है ना, केरल राज्य में भी कहां है ना? तो इडुक्की जिला है। कौन सी? इडुक्की जिला जो है, इडुक्की जिला में ये अवस्थित है। ठीक, बात करें किस पर अब यह कहां है तो आप बोलोगे पश्चिमी घाट। क्या बोलोगे? आप बोलोगे पश्चिमी घाट में ये अवस्थित है। और पश्चिमी घाट में भी ये स्पेसिफिक पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अन्ना मलाई की पहाड़ी, है ना, अन्ना मलाई की पहाड़ी जो है वहां पर ये जो है ये क्या है? अवस्थित है। फिर बात करें यहां पर किसकी? दोदा बेटा की, तो इसके बारे में क्या याद रखोगे? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, है ना, दूसरी सबसे ऊंची, ऐसे ही डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, दक्षिण भारत की बात हो रही है तो दूसरी सबसे ये क्या है? ऊंची चोटी है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो 2637 मीटर, है ना, 2637 मीटर क्या है? इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद से यहां पर थोड़ा सा आप याद रखोगे क्या चीज? नीलगिरी। यहां से क्या पूछा गया है? तो नीलगिरी से पूछा गया है क्या कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां आकर मिलती है? तो यही नीलगिरी है। तो यहां पर क्या लिख लोगे? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु, है ना, मिलन बिंदु जो है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखो कि बिहार का वह जिला जहां सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, गया, रोहतास, पश्चिमी चंपारण या फिर नवादा, क्या होगा इसका सही आंसर? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, सी के साथ सभी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सी के साथ जितने लोग हैं सब बिल्कुल सही है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिला जो है यहीं पर सोमेश्वर की पहाड़ी क्या है? स्थित है। और सोमेश्वर की पहाड़ी है क्या? तो ये शिवालिक का विस्तार है। किसका? तो ध्यान रखना, ये शिवालिक का दक्षिणी विस्तार है।
ठीक है, शिवालिक का दक्षिणी विस्तार है। कौन? तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहां पर है? पश्चिमी चंपारण में है। इसी के तहत देखा जाए तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है ना, बिहार की सबसे ऊंची चोटी, बिहार की सबसे ऊंची चोटी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। और वो कौन सी है? तो वो है हमारा, क्या नाम है उसका? आप सब नाम बताओ। ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर, है ना। क्या नाम है उसका? फटाफट सभी लोग कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है ना। यहीं पर पश्चिमी चंपारण में और क्या देखने को मिलेगा? यहीं पर देखने को मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहीं पर देखने को मिलेगा आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। यहीं से शुरू होगी आपकी त्रिवेणी नहर, है ना, यहीं से शुरू होगी आपकी त्रिवेणी नहर। यहीं पर होगा आपका क्या चीज? चंपारण सत्याग्रह। क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह होगा। तो इतिहास समेटे हुए है हमारा कौन? पश्चिमी चंपारण। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर कौन सा है? हेडक्वार्टर जो है ये है इसका बेतिया, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? बेतिया, ठीक है। इसका आंसर आया, है ना। सोमेश्वर किला नाम है ना इसका, अभी तक कोई आंसर ही नहीं दिया, ठीक है। चलो बढ़े आगे, अगला देखो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%, 71.2%, 51.5% या फिर 63.82%। बताएंगे कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो नीचे से प्रथम स्थान पर है, लेकिन अगर नए वाले की बात करें 2023-24 की डेटा के आधार पर तो अब हम नीचे से दूसरे पायदान पर है। लगभग 74% के आसपास हमारी साक्षरता दर यहां पर हो चुकी है, लेकिन यहां पर 2011 के अनुसार पूछ रहा है तो यह है हमारा 61.8%। कितना है? 61.8%। अब इसमें से भी पूछे कि भैया बता दो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो यह हमारा 71.2%। और वहीं फिर पूछ दे कि महिला साक्षरता दर कितनी है, ये कितनी हो जाएगी? ये 51.5% के आसपास हो जाएगी, ठीक है। फिर पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है, या सर्वाधिक साक्षर जिला अगर आप सभी से पूछ दे तो क्या बताओगे? आप बताओगे रोहतास, ठीक है। रोहतास जो है ये सबसे साक्षर जिला है। कितना? तो 73.3% यहाँ पर साक्षरता दर है। और न्यूनतम, है ना, न्यूनतम साक्षरता दर यहां पर कहें तो आप पूर्णिया बताओगे। क्या बताओगे? पूर्णिया। कितना है? 51.1%, ठीक है। क्लियर? वही बात कर ले जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व भी बार बार पूछ जाता है, तो इस दृष्टिकोण से हम भारत में पहले स्थान पर हैं और ये हमारा 1106, है ना, 1106 है। और वही बात करें लिंगानुपात की तो लिंगानुपात हमारा कितना है, ठीक है। लिंगानुपात की बात कर ले तो ये है कितना? ये है 918, ठीक है, 918। एक बार पूछा गया आप सभी से शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण। तो शहरीकरण दर जो है हमारा बहुत कम है, ये है मात्र 11.3%, है ना। तो इतना ही प्रतिशत हमारे यहाँ क्या है? शहरीकरण है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर कितना? 88.7% लोग जो हैं वो गांवों में निवास करते हैं, ठीक है, गांवों में निवास करते हैं। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, ठीक। यहां पर आंदोलन दे रखा है, यहां पर नेता दे रखा है। तो पहला है यहां पर सत्याग्रह, ठीक है, बिरसा मुंडा, है ना, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस यहां पर है। इधर है सत्याग्रह, उलगुलान, स्वराज्य पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसके आधार पर आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। यहां पर ऑप्शन दिया है, आप अच्छे से देखना, है ना, और फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो एक के साथ सभी जा रहे हैं ना, आओ देखते हैं। सबसे पहले सत्याग्रह की बात कर लें तो सत्याग्रह की बात आएगी तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। उलगुलान, है ना, बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान यानी कि महान विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व यहां पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो ए का दो इसमें भी है, इसमें भी है ना। ये दोनों तो क्या हो गया? ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद बी का 1, तो बी का 1 इसमें भी है। सी का 3, है ना, सी का 3 यानी कि यहां पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए के साथ जितने लोग हैं सभी क्या है? बिल्कुल सही हैं, ठीक। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको धरती आबा कहा जाता है,
ठीक है, बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा है और इनको धरती आबा भी यहां पर क्या किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आजाद हिंद फौज की कमान किसने, सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी, कब, 1943 में, ध्यान रखना। ठीक है, आजाद हिंद फौज जो है ना, इसकी कमान 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में संभाली थी। ये जगह भी आप सभी से पूछा जा चुका है। ठीक है, कहाँ, तो सिंगापुर में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर संभाला था। गांधी जी से एक पूछ जाता है कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था इकलौता जहां पर गांधी जी ने क्या किया, तो वहां पर अध्यक्षता की, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था जो गांव में हुआ था और गांधी जी ने इसको क्या किया था, लीड किया था, वो यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे। तो वो भी बार बार पूछे गए हैं। अगला देखो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है ना, छुआछूत का अंत करता है, 14, 15, 17 या फिर 18, बताएंगे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत की गई है। बहुत बढ़िया, ये बार बार पूछा जाता है और यहां पर जितने सी के साथ है, 17 के साथ है, सभी क्या हैं, बिल्कुल यहां पर सही है ना। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत ये करता है। वहीं 14 की बात कर लें तो ये क्या कहता है, ये विधि के समक्ष समता की बात करता है ना, विधि के समक्ष समता है ना। इसके अनुसार संविधान कहता है कि भैया सब कौन है, सब यहां पर बराबर हैं। अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये भेदभाव का निषेध करता है। क्या करता है, भेदभाव का ये निषेध करता है। किस आधार पर निषेध करेगा, तो धर्म, मूल वंश, जाति है ना, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर भेदभाव को निषेधित करता है अनुच्छेद 15। 17 हमने देख लिया अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या कहता है, 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, उपाधियों का अंत करने की ये बात करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये क्वेश्चन जो है ये कहां से पूछा गया, ये पूछा गया है आपके समानता के अधिकार से। कहां से, समानता के अधिकार से प्रश्न पूछा गया है और इसके तहत देखा जाए तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के तहत। अगला कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पीर अली, अमर सिंह, कुंवर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, बताएंगे 1857 का विद्रोह जो है बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया हुआ था, क्या हो जाएगा, सभी बताएंगे फटाफट इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, सभी यहां पर सी के साथ जा रहे हैं और सी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, जब इन्होंने नेतृत्व किया तब इनकी आयु कितनी थी, आयु थी इनकी 80 वर्ष, है ना। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अंग्रेजों को खूब कुटान कूटा। इनका देखा जाए क्षेत्र कौन सा रहा, कहां से, स्पेसिफिक पूछे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे जगदीशपुर से। ठीक है, जगदीशपुर कहां पर है, तो आरा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया है आरा, तो ध्यान रखना आरा यहां पर क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आरा से इन्होंने क्या किया, तो नेतृत्व प्रदान किया हुआ था। ठीक है, क्लियर है। वहीं बात करें पीर अली की, तो पीर अली कौन थे, तो ये पटना के पुस्तक विक्रेता थे, है ना, और इन्होंने इसका पटना में नेतृत्व किया, है ना। इन्होंने इस 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किया। डेट याद है आप सभी को, क्या था, 3 जुलाई 1857 को। ठीक है, बात करें 1857 की शुरुआत, है ना, इस विद्रोह की शुरुआत अपने बिहार में कब हुई, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 12 जून 1857। कहां से हुई थी, तो रोहिणी गांव से। कहां से, रोहिणी गांव से। रोहिणी गांव कहां पर है, तो ये है आपके देवघर जिला में। ठीक है, देवघर जिला जो कि वर्तमान झारखंड में आप सभी को देखने को मिलेगा, यहीं से क्या हुई, शुरुआत हुई। और जिस समय ये विद्रोह हुआ, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना का तत्कालीन गवर्नर कौन था इस टाइम पर, है ना। इस टाइम पर पटना का तत्कालीन, ठीक है, पटना का तत्कालीन है ना, गवर्नर नहीं कहेंगे ना, कमिश्नर कहेंगे ना, माफ करना। पटना का तत्कालीन कमिश्नर कौन था, है ना, तत्कालीन कमिश्नर
कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे विलियम टेलर। क्या नाम लिखोगे? आप लिखोगे विलियम टेलर। ये पटना का इस समय कमिश्नर हुआ करता था, जिसके द्वारा इस विद्रोह को दबाने का पूरा भरपूर प्रयास यहां पर किया गया था। क्यों रुक ही गया क्या वीडियो पूरा? अब ठीक है ना? एक बार सभी लोग बताएंगे। पिछली क्लास में भी ये दिक्कत थी, यार नेटवर्क की समस्या क्यों रह रही है ऊपर? ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में, नई दिल्ली में, काठमांडू में या फिर कोलंबो में? बताएंगे। ये जो सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय है, कहाँ पर स्थित है? चलिए सी के साथ सभी जा रहे, बहुत बढ़िया, है ना? सी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेपाल के काठमांडू में सार्क का क्या है? मुख्यालय है। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या पूछ जाता है? ठीक, सबसे पहले तो पूछ जाएगा कि ये जो सार्क है, इस सार्क की स्थापना कब की गई? तो क्या बताओगे? आप बताओगे 8 दिसंबर 1985। क्या बताओगे? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप कहोगे ढाका में, है ना? ढाका में। ठीक है, अपने यहाँ टोकरी, बड़ा वाला टोकरी जो होता है उसको ढाका कहते हैं ना, तो उसी ढाका में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। बांग्लादेश की राजधानी है ये ढाका। वो वाला ढाका मत समझना, अपने घर जाके ढूंढने लग जाओ कि कहाँ ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है काठमांडू, है ना? काठमांडू कहाँ पर? तो नेपाल में। ठीक, अब पूछ लिया जाए कि नेपाल में इसको कब बनाया गया, है ना, हेडक्वार्टर इसका? तो 1987 में, 1987 में इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में स्थापित कर दिया जाता है। वही बात करें इसमें सदस्य देश, तो सदस्य देश की संख्या कितनी है? वो है 8। कौन कौन से हैं पूछा जाता है? तो अपना प्यारा भारत, और हमारा बिगड़ैल भैयवा, है ना, जिसे हमने कल अच्छे से पराजित किया था, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो हमसे ही अलग हुआ कौन? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। फिर श्रीलंका, भूटान, फिर है यहाँ पर श्रीलंका, फिर है भूटान। ठीक है, उसके बाद है मालदीव। ठीक, मालदीव, 1 2 3 4 5 6 हो गया, मालदीव हो गया, है ना? नेपाल हो गया। और सबसे नया जो जुड़ा हुआ है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। तो सबसे नया सदस्य जो है वो कौन सा है? ये है अफगानिस्तान। ये अपने यहाँ व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के लिए साफ्टा की स्थापना किए हुए हैं। तो ध्यान रखना, साफ्टा क्या है? तो ये सार्क कंट्रीज के जो देश हैं, इनके अंतर्गत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, जिसको क्या कहा जाता है? साफ्टा कहा जाता है। और ये साफ्टा जो है ये 2006 से क्या है? 2006 से ये प्रभावी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो दक्षिणी एशिया है, इनमें जो हमारा व्यापार वाणिज्य है, इन सभी व्यापार वाणिज्य को अच्छे से हम क्या कर सकें? तो बेहतर कर सके, बढ़ावा दे सके। ये हमारा क्या है? यहाँ पर मूल उद्देश्य है। ये रुका है क्या? अरे यार मैं ना गिरा, पानी गिरा। तो बुलाओ।
ठीक है, अब चल रहा है ना, बढ़िया। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। पक्का ना? चलो देखते हैं। चलो सी के साथ सब जा रहे हैं। अरे वो तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री। साइंस इतना बढ़िया से पढ़ोगे। कह रहा है घनत्व, तो ये बाकियों का देखा जाए तो 0 डिग्री होता है, लेकिन पानी में क्या है, पानी में अलग है, ठीक है ना। इसका अधिकतम घनत्व जो होता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ध्यान रखना। और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए, पीवाई कुछ उठाकर देख लो। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 4 डिग्री पर दो चीजें क्या होगा, तो जल का आयतन न्यूनतम होगा, है ना। आयतन जो है, आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा। और जब आयतन न्यूनतम होगा तो फिर अधिकतम क्या होगा, घनत्व। तो ध्यान रखना इसका घनत्व जो है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है ना। तो अगर पूछ ले आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, घनत्व अधिकतम, तब भी आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 100 डिग्री होता है, ये होता है इसका क्वथनांक, है ना, जिस पर ये क्या होता है, उबलने लग जाता है, ठीक है। तो क्वथनांक जो होता है ये क्या होता है, 100 डिग्री होता है, ध्यान रखना। अब इसका प्रॉफिट क्या है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रॉफिट क्या है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा जलीय जीवन है ना, जलीय जीवन में अहम योगदान देता है ना, जलीय जीवन में अहम योगदान देता है, ठीक है। बर्फ जम जाता है ऊपर, लेकिन नीचे क्या होता है, नीचे बर्फ नहीं जमता। अगर पूरा बर्फ जम जाता तो फिर तो जलीय जीव ही, फ्लोरा फाउना सब खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसको बचाने में कहीं ना कहीं पानी की यही विशेष भूमिका यहाँ पर रहती है। और यही कारण है कि बाकी चीजों की जो सॉलिड है वो अपनी लिक्विड में डूब जाती है, लेकिन पानी है ना, इसका सॉलिड बर्फ है, तो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी का अहम योगदान है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। क्या कथन है कि ध्वनि की चाल ठोसों में न्यूनतम होती है, और दूसरा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और इसके आधार पर आप सभी को बताना है कि कथन कौन सा सही है। चल जाएगा इतने में। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, चलिए बताएं इसका। चलो कुछ बी हैं और कुछ सी वाले हैं, आओ देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो पहला क्या है, पहला कह रहा है कि ध्वनि का चाल ठोसों में न्यूनतम होती है, तो पूर्णतः गलत है ना। अगर ध्वनि की बात कर ले तो ध्वनि की चाल, है ना, अगर हम बात करें ध्वनि की चाल तो ये सर्वाधिक कहां पर होगा, सर्वाधिक होगा ठोस में, है ना, ठोस में सर्वाधिक होगा, है ना। और सबसे कम, है ना, यानी कि न्यूनतम कहां पर होगा, तो न्यूनतम जो है वो कहां पर होगा, वो होगा आपके गैस में। तो ये स्टेटमेंट तो पहला ही क्या है, पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत है। दूसरा कह रहे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन एकदम बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा ये काम करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसे क्या करता है, हमारा प्रकाश यहाँ पर कार्य करता है। तो केवल यहाँ पर दूसरा ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब बात करें यहाँ पर क्या चीज, अब बात कर सकते हैं यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल। कई बार पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, ये बता दो। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 गुणा में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसका एग्जैक्ट मान देखें, है ना, सटीक मान अगर आप सभी से पूछ दे तो आप लिखोगे 2,99,000, है ना, नहीं मीटर सेकंड में जाएंगे फिर तो ये करोड़ में चला जाएगा ना, है ना, फिर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करोड़ में ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें सटीक मान में मुझसे गड़बड़ी हो सकती है, तो इसको तो यहीं पर रहने देते हैं ना। ये 8 है, 8 के बराबर चला जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 99, फिर हो जाएगा
58,458 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना होता है इसका सटीक मान। ठीक है ना, क्लियर है, ये बातें ध्यान में रखना। क्लियर। अगला देखो, अगला करें कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल, बताएंगे सिरका में। नहीं, अब बफरिंग नहीं हो रही है, नेटवर्क यहां पर चेंज कर दी गई है, तो अब बफरिंग की समस्या ना के बराबर ही है। ठीक है, चलिए बताएंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सी के साथ सभी जा रहे हैं, एसिटिक अम्ल के साथ जा रहे हैं, है ना, सभी लोग यहाँ पर एसिटिक अम्ल के साथ जा रहे हैं, और एसिटिक अम्ल जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। सिरका में जो हमें पाया जाएगा वो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। और इस एसिटिक अम्ल का अगर आपसे पूछ दे रासायनिक सूत्र, और ध्यान रखना रासायनिक सूत्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार बिहार दरोगा वाले में, है ना, खूब पूछा है, चारों शिफ्ट में रासायनिक सूत्र पूछा है। केमिस्ट्री में अगर 6 क्वेश्चन थे तो 6 में से 3 या 4 का तो रासायनिक सूत्र ही यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? इसका होता है CH3COOH। ठीक है, ये क्या है? ये इसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखना। ठीक, वहीं बात करें साइट्रिक अम्ल की, तो साइट्रिक अम्ल आप सभी को पता ही है कहां पर मिलेगा, तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल, है ना, जितने भी आपके यहां पर क्या होंगे, खट्टे फल होंगे, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल की बात कर ले तो ये आपको कहां, दही में, और जब दूध फट जाएगा तब आपको देखने को मिलेगा, है ना। टार्टरिक अम्ल कई बार पूछा गया है, ये कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है आपके इमली में, है ना। कहां पर मिलेगा, तो इमली में, है ना। अंगूर जो खट्टा लगता है तो वो भी आपके इसी टार्टरिक अम्ल के कारण ही लगता है। कभी कभी टमाटर खाते हो, टमाटर भी खट्टा होता है। अब टमाटर जो खट्टा होता है वो किसके कारण होता है, वो कौन सा अम्ल है, बताएंगे सभी लोग, है ना। अगला देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है ना। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या फिर संयोजकता पर? क्या होगा इसका सही आंसर, बताएं कि आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किस पर बेस्ड है। चलिए बी के साथ जा रहे हैं सभी, है ना। परमाणु संख्या, बहुत बढ़िया, एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या है, बेस्ड है। और आवर्त सारणी से भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, मुझे मतलब जितने बच्चों ने क्वेश्चन बताया ना, कम से कम 250 से 300 तो मुझे ऐसे ही याद है। सब क्वेश्चन वहां पर मिल नहीं पाया क्योंकि बच्चे बता पाने में सक्षम नहीं रहे, लेकिन जितने बोले वो सब खोपड़िया में छप चुका है कि भैया ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हमारे यहाँ पर बेस्ड है। अब बोले कि ये जो परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी है, इसके प्रतिपादक कौन है ना, इसके प्रतिपादक कौन है, तो क्या बताओगे, हेनरी मोजले। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हेनरी मोजले, है ना। हेनरी मोजले क्या है, इसके प्रतिपादक है, जो परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी है, ये याद रखना है। अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, तो ध्यान रखना, इसमें 18 समूह है। इसके तहत समूह कितने रखे गए हैं, 18, है ना। और आवर्त की बात करें तो 7 यहां पर क्या है, 7 यहां पर आवर्त है। और पता है यहां से क्या पूछा गया है, यहां से पूछा गया है नोबल गैस निम्न में से कौन सा है, तो नोबल गैस तो आप सभी आराम से पढ़ोगे ही। ठीक है, उसके बाद से यहां पर पूछ जाता है क्या चीज, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, है ना। क्या पूछ जाता है, पूछ जाता है यहां पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है, तो क्या बताओगे आप, ये परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर ये क्या है, बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है। अब नोबल गैस की बात कर ले, ध्यान रखना क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस कौन है, तो यहां पर ध्यान रखना इनको 18वें समूह में रखा गया है। कहां पर, तो 18वें समूह में इन नोबल गैस को रखा गया। 18 समूह, 18 में से 18वें में क्या है, नोबल गैस है। और सबसे हल्का गैस जो है वो कौन सा है, वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक, अगला देखो कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पाश्चर ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने। बताइएगा, पेनिसिलिन क्या है, तो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है ना, एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। और इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। क्या आ रहा है आंसर,
चलो बी के साथ जा रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत बढ़िया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसकी? पेनिसिलिन की। क्लियर है? कहां पर, है ना? अगर पूछ दे कि स्रोत क्या रहा, कहां से इन्होंने खोज की, तो ध्यान रखना इसका नाम ही उस स्रोत पर आधारित है। उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, क्या चीज? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, नोटेटम इसी में, है ना? ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कवक है। ये क्या है? एक प्रकार का कवक है, फंजाई है। और इसी से इन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन की प्राप्ति की थी, है ना? तो खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहां से किया? तो पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है यहां से इन्होंने किया। और ध्यान रखना कि ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी। ये क्या थी? ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक ये दवा हुआ करती थी। अब यहां पर दूसरे ऑप्शन है, ये भी बड़ा महान है यहां पर। ठीक है, क्या क्या है? अगर एडवर्ड जेनर के बारे में पूछे तो क्या लिखोगे, है ना? कि दुनिया का पहला टीका इन्होंने बनाया, है ना? दुनिया का जो पहला टीका था, पहला टीका का निर्माण किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया, है ना? इन्होंने किसका? तो ध्यान रखना, जो चेचक है, चेचक का इन्होंने क्या किया? टीका बनाया। लुई पाश्चर आप सभी को पता ही है कि इनके द्वारा जो पाश्चरीकरण है, इस विधि की शुरुआत की गई और इसी का रिजल्ट है कि हम दूध 1 हफ्ते 2 हफ्ते, और कई सारे दूध तो ऐसे हैं जो 6-6 महीने वैलिडिटी वाले होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लुई पाश्चर का अहम योगदान रहता है। तो पाश्चरीकरण के साथ साथ इन्होंने रेबीज का टीका खोजा। किसका? रेबीज का टीका जो है, रेबीज का टीका का निर्माण किया। और रॉबर्ट कोच की बात कर ले, है ना, तो इन्होंने जो टीबी का बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया, है ना, टीबी का बैक्टीरिया, इसकी इन्होंने क्या की? इसकी इन्होंने खोज की है। तो चारों ही ऑप्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूची 1 जिसमें विटामिन दिया गया है और सूची 2 उनके रासायनिक नाम दिया गया है, इसको आपको सुमेलित करना है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी है। इधर है कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, थाइमीन और फिर यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके आधार पर आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम तो सबको पता होगा, ठीक है ना? चलो अब देखते हैं इसका सही आंसर। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन सी को हम बोलते हैं क्या चीज? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन B1 को हम बोलते हैं थाइमीन। अब इसके अनुसार लगाओ यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 इसमें भी, ये दोनों क्या हो गए? तो ऐसे ही बी और डी खत्म हो गए। फिर यहां पर है बी का 3, है ना? तो बी का 3 ये हमारा ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर पूछे जल में घुलनशील विटामिन, है ना, घुलनशील विटामिन अगर आप सभी से पूछे तो क्या बताओगे, है ना? और एक क्या है? एक है आपका वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न यहां से पूछ जाते हैं। अगर बात करें जल में घुलनशील, तो ध्यान रखना कि जल में घुलनशील कौन होता है? तो 2 होते हैं यहां पर, विटामिन बी एंड सी। और बाकी जो बच गए यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। सबके कमी से बीमारी भी पूछ देता है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको रतौंधी होगा। क्या होगा? रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा। थाइमीन के कमी से क्या होगा? बेरी बेरी, है ना? इसकी कमी से देखा जाए तो बेरी बेरी नामक बीमारी होगी, है ना? सी की कमी से एस्कर्वी नामक बीमारी होता है। कौन सा? एस्कर्विक। और डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो बीमारियां भी आप सभी से पूछी जाती रही है। ठीक, आगे देखो। अगला कह रहा है, कथन दे रखा है कि ओजोन परत वायुमंडल के क्षोभमंडल में पाई जाती है।
और कारण दे रखा है कि यह सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और इसके आधार पर आप सभी को आंसर बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बताएं सभी। चलो ए और डी के साथ सभी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए वाले तो एकदम पूजनीय है, इनका तो चरण धुल के, ठीक है ना, जितने ए वाले हैं ना उन सभी के चरण धुल के उससे नहा लेना चाहिए कि व्यक्ति जो है पूर्णतः यहां पर पवित्र हो जाए, कि ऐसी अंतरात्मा हमें भी प्राप्त हो। ठीक है ना, क्या ही कहें विटामिन ए वाले, ए लगा दो, ए लगा दो। देखना क्या कह रहा है, कह रहे हो ओजोन परत वायुमंडल के क्षोभ मंडल में पाई जाती है, सही है क्या? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, कथन क्या हो गया, तो पूर्णतः गलत हो गया। ये कहां पर, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में, पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा ही है ना, तो कहां पर पाया जाएगा, समताप मंडल में। ठीक है, कहां पर पाया जाएगा, समताप मंडल में। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। तो कथन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, कारण सही है कि सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है। अगर ये सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित ना करे तो हम चर्म रोगी हो जाएंगे यहां पर। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहां पर कारण सही है, कथन क्या है, गलत है। कारण सही है, कथन गलत है, यानी कि ए गलत है, आर सही है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा यहां। ठीक है ना, हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ओजोन परत की बात कर ले तो इससे कई सारी चीजें पूछी जाती है। सबसे पहला दिवस इस बार खूब पूछा गया है, दरोगा एग्जाम के हर शिफ्ट में 2 दिवस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 16 सितंबर को। क्या लिखोगे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। फिर पूछा जाएगा, और ये पूछा भी गया है, कौन से एग्जाम में है ध्यान से उतर रहा है, लेकिन पूछा गया है कि इसकी मोटाई मापने की इकाई, ठीक है, इसकी मोटाई मापने की इकाई कौन सी है ना, मोटाई मापने की इकाई, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे डॉप्सन, है ना, इसको डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, इसको किस में, तो डॉप्सन में इसको मापा जाता है। इसकी मोटाई को ध्यान रखना। इसके लिए खतरा क्या है ना, इसके लिए खतरा क्या है, तो वो है CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्या करती है, तो उसके लिए नुकसान करती है। ठीक है, और इसको बचाने के लिए हमने एक संधि कर रखी है जिसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हमने ये संधि कर रखी है। ठीक है ना, क्लियर है। कब हुआ था, 1987। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, है ना, मतलब कुछ तो है कि गर्दा उड़ा देते हैं एकदम, है ना, आंसर देते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। ठीक है ना, तो 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ध्यान रखना, एनवायरमेंट इकोलॉजी सब क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें वहां पर बड़ा ध्यान देना पड़ जाएगा। अगला देखो कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर इल्तुतमिश ने। बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। चलो बी के साथ सभी जा रहे हैं, है ना, कुछ ए है, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बढ़िया है ना, अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल से आ जाएगा आपके आधुनिक काल में, किस लिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए, और फिर नष्ट करके वो मध्यकाल में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्य है, ताली बजा दो, ताली बजा दो इनके लिए। ठीक है, ऑप्शन ए वालों के लिए यहां पर जो है वो है आपका बख्तियार खिलजी। कौन है, तो बख्तियार खिलजी है। ठीक है, वो है बख्तियार खिलजी जिसने क्या किया, इसको नष्ट कर दिया। इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो मोहम्मद गोरी के युद्ध से, तराइन के द्वितीय युद्ध से, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाएगा। उसके बाद भारत के हर एक क्षेत्र में अपना विस्तार करने का प्रयास करेगा, और उसी क्रम में बंगाल बिहार का क्षेत्र बख्तियार खिलजी को मिल जाता है। और बख्तियार खिलजी यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय सबको क्या कर दिया, जला के नष्ट कर दिया। हमारी लाखों पांडुलिपियां जो ऋषि मुनियों ने मेहनत किया, रिसर्च किया, रिसर्च करके जो लिखा हुआ है सबको एक साथ ही क्या कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये था कौन, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था,
है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नष्ट कब किया? ये किया था 1193 ईस्वी में। ठीक है, 1193 ईस्वी में। बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की कि इसकी स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा लगभग 427 ईस्वी में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और वर्तमान समय में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर, है ना, किसमें कब शामिल किया गया? फटाफट बताओ, है ना, इसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कब किया गया है? आंसर आया 2001। बहुत बढ़िया, कि 6 छोड़ ही दिए, है ना, 2016 में। ठीक है, 2016 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। इससे पहले देखा जाए तो हमारा कौन सा? महाबोधि मंदिर को। तो 2 हमारे पास ऐसे स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में उसको सुरक्षित यहां पर किया जा रहा है। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना, ये कौन सा था? वो था आपका राजस्थान। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था, इसका वर्णन कहां पर है? तो ये है आपके आर्टिकल 40 में, है ना, कई बार पूछा जाता है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो था राजस्थान। राजस्थान में जो जिला था उसका नाम था नागौर जिला, है ना, नागौर जिला। ठीक है, पूछा गया कि इसका उद्घाटन किसने किया था, है ना, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उस समय के जो हमारे तत्कालीन पीएम थे, कौन थे? तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कब किया गया था? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को। बात करें, है ना, कि यहां पर लागू तो हो गया। कैसा है व्यवस्था? तो वो है आपका त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय ये क्या है? व्यवस्था है। और इसकी सिफारिश किसने की थी, है ना, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है संवैधानिक मान्यता, है ना, संवैधानिक मान्यता इसको कब मिली? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 73वां, है ना, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके तहत इसको क्या मिला? संवैधानिक मान्यता मिला। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला। और बात करें इसके पास कार्य कितने होते हैं? तो कार्य इसके अंतर्गत 29, है ना, 29 विषय हैं। और ये विषय भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है। हाँ बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल को, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा वाले में। तो 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? इस दिन हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ठीक है, कब मनाते हैं? तो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ना, गलत पूछ रहा है। एक तरफ दिया है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध और नागार्जुन सागर। और एक तरफ नदियों के नाम दिया है महानदी, सतलुज, भागीरथी या फिर गोदावरी। बताएंगे आप सभी कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है ना, कौन सा युग्म गलत है? नहीं, अब तो बफरिंग नहीं हो रही है। अब बफरिंग को लेकर कमेंट क्यों कर रहे हो? अब नहीं हो रही, है ना, नेटवर्क चेंज हो गई। ठीक है ना, दूसरे नेटवर्क से क्लास स्टार्ट हो गई, तो इसमें बफरिंग की कोई समस्या नहीं है। चलो डी के साथ जा रहे हैं, है ना, डी की देखो, हीराकुंड बांध की बात कर ले तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल सतलुज पर, टिहरी बांध जो है भागीरथी पर। टिहरी बांध के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां पर सही सुमेलित नहीं है तो वो है नागार्जुन सागर, है ना, नागार्जुन सागर जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नागार्जुन सागर कहां पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर, है ना, नागार्जुन सागर बनाया जो गया है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर इसमें गलत है तो वो है नागार्जुन सागर। ठीक है, बाकी के बाकी सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट? टिहरी बांध के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये भारत का सबसे ऊंचा, है ना, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? तो टिहरी बांध। ठीक है ना, क्लियर है? और भारत का सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भारत का सबसे लंबा बांध हो गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखो, कह रहा है कि रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? विलुप्त प्रजातियों के, पौधों की प्रजातियों के, पशुओं के प्रजातियों के, या फिर जो हमारा प्रदूषण स्तर है इसका, किसका रिकॉर्ड रखती है रेड डेटा बुक? चलो एक के साथ सब जा रहे, बहुत बढ़िया, है ना। जो यहाँ पर विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, इसका ये क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है। इसी को कहा जाता है रेड डेटा बुक। अब बात करिए रेड डेटा बुक, है ना, इसके तहत कौन सी संस्था है? तो वो है आपकी IUCN, है ना। IUCN क्या है, यह है इसकी जारी करता, इसी के द्वारा रेड डेटा बुक जो है ये जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, तो क्या लिखोगे? इंटरनेशनल यूनियन। क्या लिखोगे? आप लिखोगे इंटरनेशनल यूनियन, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब पूछ दे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर जो है वो है आपके ग्लैंड में, है ना। कहां पर? ग्लैंड, है ना। ग्लैंड कहां पर है, तो ये है आपके स्विट्जरलैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। अब बात करें भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या काम किया जा रहा है, तो इसके लिए 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाए कब लाया गया, तो आप क्या लिखोगे? 1972, 1972 में लाया गया है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। अगला कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 30 या फिर 35, है ना। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 25 के साथ सभी लोग जा रहे हैं। इसमें हमने देखा था ना, एक लिस्ट बनाई थी, 18 वर्ष जो है ये क्या है, ये वोट देने का अधिकार, है ना। वोट देने का अधिकार हमें मिल जाता है। ठीक है, पहले कितना था, तो पहले था 21, है ना, पहले था 21 वर्ष। ठीक है, अब ये 18 किसके माध्यम से किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको कम करके 18 कर दिया गया। ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद अगला उम्र 21 वर्ष। 21 वर्ष में क्या याद रखना है, तो आप अगर चाहते हो पंचायत सदस्य बनना, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद है 25 वर्ष। 25 वर्ष किसके लिए हैं, तो आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहो तो 25 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष किसके लिए हैं, तो आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहो तो 30 वर्ष। 35 वर्ष किसके लिए हैं, तो अगर आप राज्यपाल कहीं पर बनना चाह रहे हो, राष्ट्रपति बनना चाह रहे हो, तो उसके लिए कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और प्रश्न क्या पूछा गया है, लोकसभा का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। जितने बी वाले हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं। अगला देखो कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? बताएंगे। नीति आयोग सबसे पहले तो पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, है ना। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1900, माफ करना मैं 1900 लिख रहा हूं, 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। फिर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है, तो वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्या किया गया, तो नीति आयोग कह दिया गया। ठीक है, ये है क्या, तो ध्यान रखना, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है ना, गैर संवैधानिक और साथ ही साथ परामर्शदात्री है ना, परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि ये क्या करती है, तो परामर्श देती है। अगर बात करें इसका अध्यक्ष है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। तो जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अब बताना, इसके कोई दूसरे अध्यक्ष बने हैं क्या? 2014 में मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर बनी, पहली बार वो क्या बने, तो यहाँ पर पीएम बने, और तब से तो वही है, तब से तो वही हैं। तो यहां पर ध्यान रखना। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इसके उपाध्यक्ष तो पहली बार बने थे अरविंद पनगड़िया, तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया है। अगला कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। सूर्य में जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का स्रोत आखिरकार क्या है? मुख्य स्रोत कहां से आती है ये ऊर्जा? ठीक है, कहां से आती है ये ऊर्जा, बताएंगे सभी इसका आंसर। चलो बी के साथ सभी जा रहे हैं, नाभिकीय संलयन, बहुत बढ़िया है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही यहां पर सूर्य में क्या होती है, तो ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन के है ना, जो हाइड्रोजन के यहां पर क्या है, नाभिक हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हीलियम। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, वो यहां पर हीलियम बनाते हैं, आप सभी ध्यान में रखना। अगर आप सभी से पूछे कि जो हमारा यहां पर एक बम है ना, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोजन बम। ठीक है, हमारा जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम विखंडन के आधार पर काम करता है, और हाइड्रोजन बम जो है ये संलयन के आधार पर काम करता है। तो परमाणु बम से लगभग 3-4 गुना ज्यादा पावरफुल क्या है, तो हमारा यहां पर ये वाला है, हाइड्रोजन बम है। कहा जाता है कि बड़ा हाइड्रोजन बम छोड़ दिया जाए ना, तो आधा पृथ्वी ये क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, इतना पावर है। तो इसी के आधार पर हमारा हाइड्रोजन बम भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि सूर्य का सतह जो है उसका तापमान क्या होता है। ठीक है, सूर्य का सतह है ना, इसका तापमान अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या बताओगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर पूछा गया कि सूर्य का जो प्रकाश है, ये प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचती है, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर 8 मिनट 20 सेकेंड है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड जो है इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को धरातल तक पहुंचने में। ठीक है ना, क्लियर। अगला कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1905 में, 11 में, 12 में, या फिर 1919 में? बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? ठीक है, बताएंगे आप सभी। फॉन्ट तो सही है ना, सबको क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि चूंकि स्टेटमेंट वाले, मिलान करने वाले जो क्वेश्चन है वो बड़े हो रहे थे, और उनको समान रखने के लिए, एक पेज पर लाने के लिए मैंने ये वाला फॉन्ट जो है इसको भी मैंने छोटा किया है। तो आशा करता हूं सभी को क्लियरिटी से दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलो सभी 1911 के साथ जा रहे, बिल्कुल सही है ये। 1911 में कब, तो जब यहाँ पर दिल्ली दरबार लगाया गया है ना, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन यहाँ पर किया गया था। पूछा गया है किसके सम्मान में किया गया था, है ना, तो जॉर्ज पंचम है ना, जॉर्ज पंचम है ना, जॉर्ज पंचम और जो मैरी थी वो दोनों यहाँ पर आए थे, उन्हीं के सम्मान में दिल्ली, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखना। और यहीं पर 3 बड़ी घोषणाएं की जाती है। पहली घोषणा क्या थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर रहे हैं, क्या चीज, बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा यहाँ पर की गई है ना। दूसरी घोषणा क्या की गई कि बंगाल से अलग करके बिहार की स्थापना है ना, बिहार राज्य की यहाँ पर
प्रस्थापना की घोषणा की गई। और तीसरी जो घोषणा की गई वो राजधानी परिवर्तन की। किसकी? राजधानी परिवर्तन की, है ना। पहले राजधानी कहाँ पर थी? वो थी कोलकाता, और कोलकाता से राजधानी अब दिल्ली जो है, दिल्ली यहाँ पर स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है ना। तो ये 3 बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की जाती है। बात करें 1905 में क्या हुआ, तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किया था, है ना, किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने, है ना। लॉर्ड वर्ड तो हटाओ, है ना, क्या लिखना है, कर्जन। तो कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। क्यों? इसका मूल उद्देश्य था जो हमारा राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था उसको तोड़ना, है ना, उसको क्या करना है, उसको तोड़ना है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो है ये लागू कब हुआ, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 16 अक्टूबर 1905, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और जिस दिन यहाँ पर ये हुआ उस दिन हमने क्या किया, तो शोक दिवस के रूप में हमने मनाया हुआ था, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। ये क्वेश्चन हो गए, कक्ष को लेकर हुआ तो है, लेकिन शायद मानव हृदय नहीं था, वहां पर मेंढक मेंढक की हमने बात की हुई थी, ठीक है। तो यहां पर हमें मानव हृदय की बात करनी है। चलो 4 के साथ बिल्कुल बढ़िया। चलो सब कम से कम अपने बारे में जानते तो हैं कि उनके हृदय में जो कोष्ठ है वो कोष्ठ कितनी है, तो वो है यहां पर 4, ठीक है। 2 अलिंद कहलाते हैं, ठीक है ना, और 2 जो है वो क्या कहलाते हैं, वो नीलय कहलाते हैं। तो 2 अलिंद कहलाएंगे, 2 नीलय कहलाएंगे, और ये विभाजित हो जाते हैं दाएं और बाएं में, है ना, एक दाएं में एक बाएं में, है ना, दाया अलिंद और दाया नीलय, बाया अलिंद और बाया नीलय, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, दाया हिस्सा जो है यहां से अशुद्ध रक्त, है ना, यहां से किसका प्रवाह होता है, यहां से प्रवाह होता है अशुद्ध रक्त का, ठीक है। और बाया हिस्सा जो है यहां से देखा जाए तो शुद्ध रक्त का, है ना, शुद्ध रक्त का। शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, और अशुद्ध रक्त जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो शुद्ध रक्त जो है ये बाएं साइड से, और अशुद्ध रक्त जो है वो दाएं साइड से क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारा हृदय चक्र है, हृदय चक्र का मतलब जो हमारी धड़कनें हैं, है ना, धड़कनें ये कितना है, तो ये है 72, है ना, 1 मिनट में कितना, तो 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। फिर पूछ लिया जाता है कि रक्तचाप, तो रक्तचाप की जो सामान्य स्थिति है, सामान्य बीपी जो होता है वो 120/80 mm Hg होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं कि जो हृदय की जो धड़कनें हैं उसको सुनने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अगला कह रहे हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, D2O, H2O2 या फिर CO2। भारी जल, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है ना, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सभी लोग बताएं। और इसका प्रयोग भी पूछा गया है। चलो एक आंसर तो बढ़िया आया, है ना, इसका तो लगभग सभी यहां पर क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, है ना। स्टेथोस्कोप कहा जाता है जिससे हृदय की धड़कन को क्या की जाती है, मापी जाती है। यहां पर बात है क्या चीज, भारी जल का, और भारी जल जो है उसे D2O कहा जाता है। क्या कहा जाता है, D2O। इसका अगर नाम पूछ दे कि इसको कहा क्या जाता है तो क्या बोलोगे, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है ड्यूटोरियम। क्या कहा जाता है, टोरियम नहीं, टेरियम ना, है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं भारी जल। अगर बात करें इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में, है ना, हमारा जो परमाणु रिएक्टर है ना, तो इस परमाणु रिएक्टर में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, तो न्यूट्रॉन मंडक के रूप में, है ना, न्यूट्रॉन मंडक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना, मॉडरेटर इसको कहा जाता है ना।
क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। अब बात कर ले इसकी खोज किसने की थी, है ना, इसकी खोज किसने की थी, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे हेरोल्ड, है ना, हेरोल्ड ऊरे, है ना, हेरोल्ड ऊरे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1931 में। 1931 में हेरोल्ड ऊरे के द्वारा इसकी खोज की गई। बात करें इसका क्वथनांक, है ना, इसका क्वथनांक कितना है, तो सामान्य जल से ज्यादा होता है। एक तरफ सामान्य जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ध्यान आप सभी लोग रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर आजीवन? कि भैया एक बार इसमें सदस्य बन गए तो जिंदगी भर मजे करो, ऐसा है क्या? ऐसा तो हमारा कुछ भी नहीं है भारत में, ठीक है ना। चलो 6 के साथ सभी जा रहे हैं, सी के साथ सभी जा रहे हैं, ठीक है ना। सी के साथ सभी जा रहे हैं और सी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें हम किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है ना। इसी को हम उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। अस्थाई सदन का मतलब क्या होगा कि इसका विघटन नहीं होगा, है ना, विघटन नहीं होगा। तो विघटन नहीं होगा तो फिर तो सदस्य एक बार जो बन गया वो तो बना ही रहेगा, नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसमें व्यवस्था हमने क्या की कि हर 2 वर्ष पर, है ना, क्या व्यवस्था की, हमने व्यवस्था की कि प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने, तो 1/3, है ना, 1/3 सदस्य जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इतने ही सदस्य जो हैं यहां पर नियुक्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। फिर बात करें राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो इसकी संख्या है 250। वर्तमान में कितने हैं, वो है 245, लेकिन अधिकतम इसमें 250 हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से 12 सदस्य जो हैं, 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। और किस बेस पर करेंगे, तो ध्यान रखना इसमें ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, है ना, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, है ना, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कर लेते हैं, तो मनोनीत कर लेते हैं। अब बात कर ले राज्यसभा का सभापति, है ना, राज्यसभा का सभापति, तो ये पदेन सभापति होते हैं। पदेन कौन, तो उपराष्ट्रपति, है ना, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? इन विच मीडियम इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम? कांच में, पानी में, निर्वात में या फिर हवा में? बताएंगे प्रकाश का वेग जो होगा वो सर्वाधिक किस में होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होगा? चलो सी के साथ जा रहे वैक्यूम में। आओ देखते हैं इसका सही आंसर। तो सही आंसर बिल्कुल सही है, सी वाले जितने हैं वैक्यूम, निर्वात, इसमें क्या होगी, इसकी वेग सर्वाधिक होगी, ठीक है। यहां पर वेग कितनी होगी, तो अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि 3 गुणा में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, यहां पर इसका वेग होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं यहां पर, है ना, अगर एक चीज ध्यान रखोगे तो कोई भी आंसर आपका यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अगर जहां से ये गुजर रहा है यानी कि माध्यम जो इसका है, ठीक है, तो माध्यम ध्यान रखना यहां पर सघन होगा, है ना, सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करेगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी धीमी, ठीक है। और जितना विरल माध्यम में रहेगा इसका गति क्या होगी, ज्यादा होगी, वेग ज्यादा होगी, ठीक है। तो सघनता की ओर जैसे जैसे जाएगा इसकी गति क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। एक इस पर फर्क पड़ता है किसका, अपवर्तनांक का, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल, है ना, उसमें प्रकाश की चाल जो होगी वो कम होगी। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा वहां पर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आपसे पूछ ले कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था?
प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा था? चलो बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था। क्या नाम है उसका, है ना? तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे, है ना, ओले रोमर, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या लिखोगे आप? लिखोगे ओले रोमर, ठीक है। ओले रोमर नाम था जिसने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा हुआ था, ठीक है। बढ़िया, आगे अगला देखो। अगला कह रहे हैं कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिस्ट में ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर इथेन? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें तो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, सभी यहां पर एक के साथ जा रहे हैं और ए यहां पर बिल्कुल सही है। क्या है? ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन जो है सिगरेट जलाने वाली लाइटर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C4H10, है ना, C4H10, ठीक है। ये क्या है? ये है इसका रासायनिक सूत्र। क्लियर है? अब पूछ दे आपसे एलपीजी, है ना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि घरेलू गैस है, रसोई गैस है जिसका हम प्रयोग करते हैं। पूछा गया है कि यहां पर क्या है ना, इसमें क्या क्या मिलता है? तो ध्यान रखना, इसमें प्रोपेन, है ना, प्रोपेन और प्लस में ब्यूटेन, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें क्या मिलाया जाता है ताकि गैस लीक हो तो हमें महके, नहीं तो महकेगा नहीं, और हम जाके ऐसे ही आग लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा भैया? उड़ ही जाएंगे। तो इसमें क्या महक के लिए, है ना, इसमें क्या हम डालते हैं ताकि इसमें गंध आए? तो क्या लिखोगे? इसमें हम डालते हैं इथाइल। पूरा नाम क्या है? इथाइल मरकैप्टन, है ना, इथाइल मरकैप्टन। क्या नाम है? इथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये हम क्या करते हैं यहां पर? इसका प्रयोग करते हैं ताकि यहां पर महके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, सामवेद से या फिर रामायण से, है ना। सत्यमेव जयते जो है वो हमने कहां से लिया हुआ है? अब कितना फास्ट चले? 2 घंटे का टाइम मैंने पहले ही बोल रखा है कि लगभग 2 घंटे आपकी क्लास चलेगी, 10 मिनट ज्यादा या 10 मिनट कम, हम एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो बी के साथ यहां पर जा रहे हैं सब, है ना। क्या है आपका? मुंडकोपनिषद, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। हमने सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। अगर इसका अर्थ पूछ दे तो अर्थ क्या होगा? सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। और ये क्या है? ये है हमारा भारत का राष्ट्रीय, है ना, भारत का राष्ट्रीय आदर्श, है ना, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आप सभी ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए इसकी लिपि क्या है, जिस लिपि में इसको लिखी गई है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे देवनागरी, है ना, देवनागरी लिपि में, ठीक है। अशोक स्तंभ के नीचे इसको लिखा रहता है, तो अशोक स्तंभ भी ध्यान में रखिएगा। और अगर पूछ दे कि अशोक स्तंभ को हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया? तो आप क्या लिखोगे? 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाया था। अब आपसे पूछ ले कि भैया उपनिषद, है ना, हमने बात कर ली उपनिषद की, तो उपनिषदों की संख्या पूछ दे, उपनिषदों की संख्या पूछ दे तो आप क्या लिखोगे? 108, है ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा जस्ता की, तांबा टीन की, तांबा लोहा की या फिर जस्ता और टीन की? बताएंगे कि यहां सही आंसर क्या होगा? क्या होगा यहां पर? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ये हो जाएगा हमारा तांबा और टीन, है ना। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये कैसी? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है।
क्योंकि इस सभ्यता के विकास में कहीं ना कहीं कांसे का अहम योगदान रहता है। ठीक है, और ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है। पूछ दे कितना, तो इसमें 88% जो है वो होता है तांबा, ठीक है, और 12% जो है वो मिला जाता है टीन, और इससे बन जाता है हमारा कांसा। ये अहम योगदान क्यों निभाया? क्योंकि ये तांबे से ज्यादा मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, और इस कारण से इसके हथियार बनाए गए, जंगलों काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई, कृषि कार्य हुए, व्यापार वाणिज्य हुआ, और अंततः यहाँ पर नगरीकरण आप सभी को देखने को मिल जाता है। उसके बाद से आप देखते हो ना पीतल, है ना, ये दुनिया पीतल दी, है ना, तो ये दुनिया जब पीतल दी है तो इस पीतल का देखा जाए इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो जब तांबा और जस्ता मिलाते हैं, है ना, तांबा और जस्ता मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, तो दुनिया पीतल दी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो क्या चीज, एक देखते हो टांका, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डर, जिससे क्या किया जाता है, तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान देखते हो ना, वो जो हीट करने वाला है उससे जोड़ते हैं, तो उस तांबा को, है ना, रांगा भी कह लिया जाता है अपने गांव में। ये किससे बनता है, तो जब सीसा, है ना, जब सीसा और टीन को मिलाया जाता है ना, लेड और टीन मिलाया जाता है तो टांका बन जाता है। एक आप नाम सुनते हो क्या चीज, स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील की आप सभी नाम सुनते हो। ये कैसे बनता है, तो इसमें भैया रहता है लोहा, है ना, लोहा में मिला जाता है क्रोमियम। क्या मिला जाता है, लोहा में मिला जाता है क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ साथ मिला जाता है निकेल, तब जाके बनता है स्टेनलेस स्टील, जिस पर जंग नहीं लगता है, जिस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ, ये संभावनाएं जहां पर है पूछने की वो भी यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क, कैमूर अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, या फिर यहाँ पर भीम बांध अभ्यारण्य। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है। एक ये तो है हमारे पास नेशनल पार्क, कहां पर है, तो वह पश्चिम चंपारण में, और वो है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क, है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये है आपके पश्चिम चंपारण जिला में, है ना, पश्चिम चंपारण जिला में। और इसी के तहत देखा जाए तो इसे टाइगर रिजर्व भी हमने बनाया हुआ है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। अगर पूछे कौन सी नदी के तट पर है, तो वहीं से निकलती है गंडक नदी, है ना, गंडक नदी के किनारे पर ये आपको बसा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब अगर पूछते कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या पूछा जा सकता है, बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है, 2 जिलों में है ना। इसका विस्तार जो है कैमूर व रोहतास जो है, इन दोनों ही जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न बन जाते हैं आपके कांवर झील से। कांवर झील से क्या बनेगा, तो बिहार का पहला, है ना, क्या बनेगा, बिहार का पहला रामसर स्थल, है ना, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है कांवर झील। वो क्या है, वो है आपका कांवर झील। ठीक है ना, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। आज ही पेड बैच में पढ़े हुए हैं इसको, है ना, आज नहीं कल पढ़े थे, पूरा पूरा कांग्रेस का इतिहास हमने पढ़ा था। तो बताओ इसका क्या होगा आपका सही आंसर। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सभी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहे हैं बांकीपुर, और बांकीपुर जो है ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बांकीपुर है कहाँ पर, ये है अपने पटना में, और कब हुआ था, तो 1912 में, और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कौन था, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, है ना, जो बांकीपुर में हुआ था। अब पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे RN मुधोलकर, है ना, RN मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता यहां पर की गई थी। ठीक है, उसके बाद गया में कब हुआ, गया में हुआ था 1922 में,
है ना। और यहां पर अध्यक्ष कौन थे? अगर यहां पर पूछ दे अध्यक्ष तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे चित्तरंजन दास, है ना। क्या लिखोगे? चित्तरंजन दास थे। और इसी के बाद देखा जाए तो यहां पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में हुआ था 1940 में। और यहां पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये यहां पर क्या थे? अध्यक्ष थे। 3 यहां पर अधिवेशन जो है वो अपने बिहार में हो रखा है। अब तो ये वर्तमान में कहां पर है? झारखंड में है, लेकिन तब तो अपने बिहार में था। ये 37वां था और ये 53वां। ठीक है ना। अगला देखो कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, सज्जनानंद सिन्हा या फिर ब्रज किशोर प्रसाद, है ना। बताएंगे कि बिहार में जो होम रूल लीग की आंदोलन कब शुरू की गई? ये शुरू की गई थी 1916 में, है ना। 1916 में, है ना। आज ही पेड बैच में हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक, इसमें 2 लोगों का अहम योगदान रहता है। एक बाल गंगाधर तिलक, है ना, जो महाराष्ट्र में क्या करेंगे? तो होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। और एक एनी बेसेंट जो मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। और इसका मूल उद्देश्य था कि भारत में भारतीयों के द्वारा शासन किया जाए, ये डिमांड अंग्रेजों के समक्ष रखना, है ना। तो ये सारी चीजें रही। ठीक, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कहां? बिहार में। तो बिहार में यहां मजहरुल हक का नाम आप सभी याद रखोगे। ठीक है, मजहरुल हक। इसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया। कहां पर? तो उसी बांकीपुर में, है ना। बांकीपुर पटना, है ना। बांकीपुर पटना में सभा का आयोजन किया गया। और तत्पश्चात मजहरुल हक के अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना कर दी गई। अगर पूछ देती थी तो 16/12/16 आप यहां पर याद रखोगे, है ना। यानी कि 16 दिसंबर 1916 को क्या की गई? इसकी स्थापना की जाती है। और अध्यक्ष मजहरुल हक को यहां पर बनाया जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष छोड़ो यहां पर, है ना। पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट बिहार कब आई? ठीक है, क्योंकि यहां पर मेन नेता तो यही थी। तो एनी बेसेंट जो है पूछ दिया जाए बिहार आई, है ना। तो ध्यान रखना 2 बार ये बिहार आई थी। ठीक है, एक बार कब आई? एक बार आई 18 अप्रैल 1918 को, 18 अप्रैल 1918 को। और एक बार आई 25 जुलाई 1918 को, है ना। तो 2 बार इस आंदोलन के क्रम में ये अपने पटना आती हैं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? शौकत अली, मजहरुल हक, मोहम्मद जुबैर या फिर उपयुक्त सभी। खिलाफत आंदोलन आप सभी को पता ही है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान, है ना, यहाँ पर खलीफा के पद को ब्रिटेन वाले क्या करते? खत्म कर देते हैं। और उन्हीं पद के सम्मान में भारत में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप सभी बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना। सभी जो हैं सभी यहां पर प्रमुख नेता के रूप में बिहार में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है, बिहार में सभी लोग यहां पर कार्य करेंगे। मोहम्मद जुबैर की बात कर लें, है ना। तो मोहम्मद जुबैर कहां से? तो मुंगेर क्षेत्र आप लिख सकते हो। मुंगेर क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम योगदान यहां पर दिया हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी असहयोग आंदोलन के दौरान? ठीक है, तो आप सबको पता ही है कहां पर? पटना के दीघा में। और इसका श्रेय किसको जाएगा? मजहरुल हक को जाएगा। ठीक है, कहां पर? तो दीघा पटना, है ना। दीघा पटना जो है, पटना में ये क्या करेंगे? तो यहां पर सदाकत आश्रम की स्थापना ये करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो यही वो सदाकत आश्रम है जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना अंतिम समय बिताया। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद ने अपना अंतिम समय बिताया। ठीक है, जब ये रिटायरमेंट इनको मिल गई, रिटायर हो गए, तो अपना अंतिम टाइम कहां? तो इसी सदाकत आश्रम में इन्होंने बिताया हुआ था। ठीक है, और यहीं से देखा जाए तो मजहरुल हक ने एक क्या किया? तो एक अखबार निकालना भी शुरू किया। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था द मदरलैंड। ठीक है, तो द मदरलैंड नामक अखबार यहीं से मजहरुल हक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अगला देखो कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था? ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। बताएं इसका आंसर कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था?
क्लियर है? तो ये कहानी जो है ये आपकी असहयोग आंदोलन के दौरान की है ना, असहयोग आंदोलन। और ये आंदोलन शुरू हुआ था कब? आपके 1920 में। और इसमें क्या किया गया कि हमने अंग्रेजों के द्वारा स्थापित स्कूल जो थे उसका बहिष्कार किया, बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। तो हमने राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर स्कूल बनाए और इसका उद्घाटन 1921 में कौन करेगा? तो महात्मा गांधी, है ना। कब करेंगे? तो ये करेंगे 6 फरवरी को, है ना, 6 फरवरी 1921 को, जब ये बिहार के दौरा में थे, है ना। तो यहां पर इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। अब पूछा जाए कि ठीक है भैया, इसके कुलाधिपति किसे बनाया गया, है ना, इसके कुलाधिपति किसे बनाया जाता है? तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे मजहरुल हक, है ना। मजहरुल हक जो है उनको इसका कुलाधिपति बनाया जाता है। और कुलपति पूछे, है ना, कुलपति पूछे तब आप लिखोगे यहां पर ब्रज किशोर प्रसाद। क्या लिखोगे? ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद को क्या किया जाता है? इसका कुलपति बनाया जाता है। अगला देखो कि वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, इसमें तो कोई डाउट होने ही नहीं चाहिए। यहां पर कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। और यहीं पर क्या होता है? तो मतभेद होगा। कांग्रेस के मंच पर इलेक्शन का बहिष्कार करने की बात की जाएगी और कुछ लोग थे जिनके द्वारा इलेक्शन लड़ने की बात की जाएगी। परिणामतः ये इस्तीफा दे देंगे और ये मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर 1 जनवरी 1923 को प्रयागराज में स्वराज्य पार्टी की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। ठीक है ना। अगला देखो कि साइमन कमीशन का पटना आगमन किस तिथि को हुआ था? ठीक है ना, 12 दिसंबर 1928, 10 जनवरी 1929, 15 नवंबर 1927 या फिर 20 अक्टूबर 1928। ठीक है, अब देखो यहां पर डेट में जो बिहार दरोगा के बच्चों ने पेपर दिया उनका कहना था कि सर जी यहां पर महीना भी सेम, ईयर भी सेम, डेट चेंज था। इतना डिफरेंस रहे तो आदमी आराम से लगा ले, लेकिन महीना और डेट, है ना, महीना ईयर सेम हो, बस डेट और वो भी एक एक दिन का फर्क, 12, 13, 14, 15, तो बच्चे कंफ्यूज आ गए थे। इसलिए डेट पर भी हमें फोकस करते हुए चलना है। साइमन कमीशन की बात करें, है ना, तो साइमन कमीशन इसका गठन क्यों किया गया था? तो 1919 का जो अधिनियम था उस अधिनियम की समीक्षा करने के उद्देश्य से इसका गठन कर दिया गया 1927 में। करना था 1929 में, 10 साल बाद, लेकिन 1927 में इसका क्या कर दिया गया? गठन कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाए कुल सदस्य कितने? तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी यहां पर थी 7 और सातों के साथ क्या थे? अंग्रेज थे, जिस कारण से हमने खूब इसका विरोध किया और हमने यहां पर नारा लगाया, क्या चीज? साइमन गो बैक, है ना। हमने यहां पर नारा लगाया साइमन गो बैक। ठीक है, हमने यहां पर खूब काले झंडे यहां पर दिखाए। ठीक है, ये सबसे पहले कहां पहुंचा? तो सबसे पहले बंबई, है ना, सबसे पहले बंबई। और पटना की बात करें तो पटना कब पहुंचेगा? तो पटना पहुंचेगा ये 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, कब? 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचेगा और यहां पर भी हमने क्या किया? साइमन गो बैक का नारा लगाया। लेकिन पूछा जा सकता है क्या चीज कि यहां पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जो हमने यहां पर विरोध किया, है ना, तो यहां पर विरोध का नेतृत्व किसने किया? आप सभी फटाफट, है ना, आप सभी फटाफट यहां पर देखो, मैं नृत्य कह रहा हूं, है ना, नेतृत्व। ठीक है, विरोध का यहां पर नेतृत्व कौन करता है? तो आप क्या लिखोगे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्या लिखोगे? अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि बिहार में स्वराज्य दल की शाखा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? स्वराज्य दल तो वहां पर क्या हो गया? स्वराज्य दल तो वहां पर गठित हो गई, लेकिन उसके शाखा का गठन अपने बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ? श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी या फिर फरीश्वर नाथ रेणु? क्या होगा इसका सही आंसर? चलो ए के साथ सभी जा रहे हैं ना, ऑप्शन ए के साथ श्री कृष्ण सिंह, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें स्वराज्य दल की तो बिहार में इसकी शाखा जो स्थापित की गई वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्थापित की जाती है। लेकिन वहीं प्रश्न पूछ दे कि इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नारायण प्रसाद। ठीक है, नारायण प्रसाद जो है, नारायण प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। और वहीं बात करें सचिव, है ना, कि इसके सचिव कौन बनाए गए, तो आप लिखोगे अब्दुल बारी। क्या लिखोगे?
अब्दुल बारी, है ना, अब्दुल बारी को इसका सचिव यहाँ पर बना दिया जाता है। लेकिन नेतृत्व देखे, लीडरशिप देखे तो ये श्री कृष्ण सिंह के पास ही था। श्री कृष्ण सिंह को और क्या कहा जाता है, तो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं बात कर ले श्री कृष्ण सिंह, तो ये बिहार के पहले, है ना, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे और 1961 तक ये रहेंगे। ठीक है, 1961 तक ये रहेंगे। अगला देखो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर गंगा शरण सिंह, है ना, गंगा शरण सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत बढ़िया, यहां पर सभी क्या कर रहे हैं, है ना, एक के साथ जा रहे हैं और एक क्या है, बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक रूप से हमने पिछली क्लास में बात की थी ना कि औपचारिक रूप से गठन इसका 1934 में होता है और तब जाके यहाँ पर कौन, आचार्य नरेंद्र देव जो हैं वो यहाँ पर पहले अध्यक्ष बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमने पढ़ा था क्या चीज, इसका औपचारिक गठन। ठीक है, इसका औपचारिक गठन कब हुआ? 1934 में, और तब इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अगले देखो कि 1937 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, है ना, पहले प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है ना, तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ। कांग्रेस बहुमत के साथ जीतती है, 152 में से 98 सीटों पर वो विजयी हो जाती है और कांग्रेस के लीडर जो बिहार में थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। लेकिन हुआ क्या, तो यहां पर स्वायत्तता को लेकर यहां पर दोनों में मतभेद हो गई, राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह के बीच में। तो श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि भैया हम यहां पर सरकार नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 1937 में चुनाव हुआ और मतभेद रहे श्री कृष्ण सिंह के बीच में, और इस कारण से पहली बार जो यहां पर सरकार गठित की गई वो मोहम्मद यूनुस की गई थी। लेकिन ध्यान रखना, इनकी सरकार बहुत दिन नहीं चल पाती है, इनकी सरकार गिर जाती है, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं और अंततः श्री कृष्ण सिंह यहाँ पर क्या बने, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो पहले बीपीएससी इसको आंसर मानी थी, अब इसको मानती है श्री कृष्ण सिंह को। तो आपके एग्जाम में अगर आए तो आप पहला प्रायोरिटी श्री कृष्ण सिंह को ही दोगे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को ही पहली प्रायोरिटी आप सभी लोग यहां पर दोगे। ठीक है ना। अगला देखो कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम किन जिलों से शुरू हुआ था? चंपारण और सारण से, पटना और गया से, मुंगेर और भागलपुर से, पूर्णिया और कटिहार से। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले किन जिलों से शुरू हुआ था? हाँ, उस दिन बताया था, उसके बाद भी गलती जो कर रहे हो ना, ये गलतियां माफी लायक नहीं है। ठीक है ना, बताने के बाद, समझाने के बाद, उसके बाद भी गलती आप लोग कर रहे हो। चलो ऑप्शन ए के साथ जा रहे, चंपारण और सारण, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नमक सत्याग्रह जो अपने बिहार में शुरू हुई थी वो चंपारण और सारण से। पूछे कैसे, तो भैया हमने बनाया नमकीन मिट्टी से नमक, है ना, नमकीन मिट्टी से नमक। ठीक है, नमकीन मिट्टी से हमने नमक बनाया। कब बनाया, तो 15 और 16 अप्रैल 1930 को, है ना, 1930 को। और हमने यहाँ पर क्या किया, इसका विरोध किया। इसके तहत बिहार में देखा जाए तो एक कर का हमने विरोध किया जिसे चौकीदारी कर कहा जाता है ना। तो यहाँ पर चौकीदारी कर का क्या किया गया, विरोध किया गया। खूब सारा यहाँ पर हमने विरोध किया हुआ था। ठीक है, अब बात करें बिहार में इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? नमक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र बिहार में कौन सा था? तो वो था आपका नखास पिंड, है ना, नखास पिंड। ठीक है, नखास पिंड कहाँ पर है, ये पटना में है और यहाँ पर एक आंदोलन भी चलता है, नखास पिंड चलो, है ना। तो सभी जितने भी इसका विरोध कर रहे हैं उनसे यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, नखास पिंड चलो, नखास पिंड चलो। तो नखास पिंड पटना जो था ये इसका क्या था, महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ पर अंबिका कांत सिंह के द्वारा यहाँ नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी 1950 को? बताएंगे राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो अब तय हो चुका था कि हम आजाद हो जाएंगे और आजाद भारत के लिए एक संविधान चाहिए ना, जिसके आधार पर अपना देश चलेगा। तो इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया और इसकी बैठक जो हुई, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी अपने बिहार से थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया जाएगा। फिर दूसरी बैठक होगी आपकी कब? 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष इनको बना दिया जाता है और यही आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, है ना। भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति भी बनेंगे, है ना। सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले ये राष्ट्रपति भी बनेंगे। इनको देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न कि द सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक बिहार में किसने किए? तो हमने अभी भी पढ़ा सर्च लाइट के बारे में। कहाँ से? तो वहीं दीघा का जो सदाकत आश्रम था, यहीं से इसकी शुरुआत की गई और, है ना, कि इसके संपादक कौन थे? अच्छा, सर्च लाइट, माफ करना, मैं मदरलैंड समझ रहा हूँ और समझ के खुद ही यहाँ पर खुश हो रहा हूँ। द सर्च लाइट की बात कर लें तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर थे मुरली मनोहर प्रसाद, ध्यान रखना। और इनके द्वारा सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। लेकिन इनसे पहले अगर पूछ दे प्रथम संपादक आप सभी से, है ना, कि इसका प्रथम संपादक कौन थे, तो वो थे सैयद हुसैन सैयद, है ना। नाम क्या था? सैयद हुसैन सैयद। ठीक है, सैयद हुसैन सैयद जो थे ये प्रथम संपादक थे। ठीक है, उसके बाद से मुरली मनोहर प्रसाद इसके प्रमुख संपादक रहे थे। बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसके शुरुआत में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनका अहम योगदान था, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? शुरुआत करने में अहम योगदान। ठीक है, किसका रहेगा? सच्चिदानंद सिन्हा का रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आज का अंतिम प्रश्न यहां पर हम देखते हैं, 50वां प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड पटना में कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को या फिर 12 अगस्त 1942 को? यहाँ पर सचिवालय गोलीकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो बी के साथ जा रहे, कुछ ए वाले हैं लेकिन बी वाले जितने हैं सभी के सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ये घटना होती है 11 अगस्त 1942 को, है ना। इस समय देखा जाए तो यहाँ का कलेक्टर कौन था, है ना, यहाँ का पटना का कलेक्टर कौन है? तो WD आर्चर, है ना, WG आर्चर, ये यहाँ का क्या था? कलेक्टर था और इसने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 7 छात्र जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये घटना थी हमारी 11 अगस्त 1942 की, है ना। और यहीं पर देखा जाए तो जितने भी हमारे 7 छात्र यहाँ पर शहीद हुए थे, यहीं पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है ना, शहीद स्मारक बनाया गया है। और इस शहीद स्मारक का उद्घाटन आप सभी को अगर जानना चाहो तो इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है 1956 में, है ना, 1956 में। ठीक है ना, तो ये टोटल हमारे यहाँ पर क्या थे? 50 प्रश्न थे और ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बताना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आज के 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही है। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी ये भी बताओगे
कि सेशन कैसा लगा, कितना मज़ा आया। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट को भी क्या करोगे, तो यहाँ पर कमेंट करके पूछ लोगे। बाकी आज की कट ऑफ थी 40, 50 में से जिनके 40 सही थे वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहे हैं। गिनी नहीं सर, तो गिनना चाहिए ना, पहले ही मैंने बोला था कि आप सभी को गिनना है, काउंट करना है कि किसके कितने यहाँ पर प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्योंकि सही तो मैक्सिमम होगा, है ना। तो हर दिन क्या करना है, इसको काउंट करना है, गिनना है। ठीक है, चलो पीडीएफ, हाँ पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, अभी 1 मिनट में मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन हो गया। इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, खोलना है। ठीक है, 1 मिनट लॉग इन कर लूँ मैं। ठीक है, इसको क्या करना है, खोलना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा पीडीएफ क्लास नोट्स, दिख रहा है। एप्लीकेशन खोलोगे तो यहाँ पर दिखेगा पीडीएफ क्लास नोट्स, इस पर क्लिक करोगे। अब किस चैनल पर हो रही है, स्टेट एग्जाम चैनल पर, तो आपको RW स्टेट एग्जाम इसको क्लिक करना है। हो गया क्लिक। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, है ना, यहाँ पर देखोगे इस सीरीज का नाम होगा कहीं, ये रहा बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही, मिल गया। थोड़ा सा नीचे जाना होता है। आप लोग सोचोगे कि बस पीडीएफ सोचे, है ना, और स्क्रीन पर खुल के सामने आ जाए, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का फोल्डर दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पर जितनी क्लासेस चली 1 2 3 4 5, है ना, तो सारी क्लासेस अब अभी 5वीं की, है ना, नहीं डली होगी, डली होगी तो कोई और डल गई, चौथी वाली 5वीं में डली हुई है। तो इसमें क्या है, सारे के सारे पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत तो करो, थोड़ा सा मेहनत तो करो, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन खोलना है, फिर पीडीएफ क्लास नोट्स पर जाना है, फिर आपको RWA स्टेट एग्जाम इसको क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा नीचे जाके आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध, और यहाँ पर सारी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। तो कितना आसान है आप सभी को पीडीएफ सर्च करना, लेकिन आप सभी करते नहीं हो और बस बोल देते हो, कमेंट कर देते हो कि सर जी पीडीएफ ना मिल रहा। अब तो समझ में आ गया कहाँ पर मिलेगा। चलो तो करते हैं सेशन को यहीं पर समापन। बाकी अपने विचार अवश्य ही लिखना, चाहे अच्छा लिखना या बुरा लिखना, जैसा लगा हो सेशन वैसा आप सभी को अवश्य ही अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।